नाज़रीन मोहतरम, मकालमा उर्दू ज़बान व अदब की दास्तान हयात के उन किरदारों का तारुफ़ है जो महज किरदार नहीं, महज किताबों का हिस्सा नहीं, बल्कि ये वो नुक्ते हैं, वो हरूफ हैं, वो अल्फाज और जुमले हैं, वो इबारतें हैं, वो फ़रहतें हैं, वो खुशियाँ हैं, वो मसरतें हैं और वो लम्हे भी जो तारीख़ को, तहज़ीब को हमेशा ज़िंदा रखते हैं। यही किरदार आज हमारे सामने धीरे धीरे आते रहेंगे और हमें इसकी मुहाफ़ज़त, इसकी हिफाजत और इसकी अमानतदारी का दर्स देंगे। दुनियाई अदब के ये सितारे न सिर्फ अदब से फैज़याब हो रहे हैं, बल्कि अदब के फैज़ को आम करके नई नस्लों की तरबियत भी कर रहे हैं। ये मुकालमे के किरदार भी हैं और मेमार भी। याद माज़ी की ख्वाब फरदा का, सूरते शौक़ आँख में भर लें। आप अपने को जानने के लिए आके फिर कुछ मुकालमा कर ले, मुकालमा कर ले। नाज़रीन, मुकालमा में आपका खैर मक़दम है। आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम उर्दू के अकाबरीन अदब से मुताल्लिक़ है। उर्दू के अकाबरीन इसमें शिरकत फरमाते हैं, उनसे गुफ्तगू होती है, उनके कारनामों के बारे में, उनके फतूहात के बारे में और उर्दू के माजी, हाल और मुस्तक़बिल के बारे में, और किस तरह से इस ज़बान और इस अदब ने हमको जोड़ के रखा है, हमारी तहज़ीब को संवार के रखा है, महफूज कर रखा है। इस प्रोग्राम से, जिसका नाम मकालमा है, उससे कई बातें सामने आ जाती हैं और कई बारीकियाँ वाज़ेह होती हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज की इस क़िस्त में हमने उर्दू की ऐसी शख्सियत का इंतख़ाब किया है जिसको हिंदी वाले अपना समझते हैं, मराठी वाले अपना समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम उर्दू वाले उनको किसी हाल में किसी तरह से अपने से अलग न समझ सकते हैं, न कर सकते हैं, न जान सकते हैं। यूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहे, लेकिन उनका वतन असल में उज्जैन है, जो कालिदास का वतन रहा, जो बरतरहरी का वतन रहा और जिसने बड़े बड़े सूरमाओं को, जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ ज़बानों के अदब से रहा। मेरी मुराद प्रोफेसर सादिक़ से है। इब्तिदा में वो अपनी इब्तदाई तालीम के सिलसिले से दो चार जुमले इस तरह से बताएं कि फ़ौरन वो नक्श वाज़ेह हो जाएं जो उनके जहन में है और हमारे सामने नहीं है। सादिक़ साहब, 1943 में 10 अप्रैल को उज्जैन में मेरी पैदाइश हुई और मेरा जो घराना था वो उर्दू वाला घराना था। मादरी ज़बान उर्दू थी जी। लेकिन मेरे इलाके की ज़बान मालवी जो बोली थी, तो बचपन से ही शायरी का शौक़ था मुझे। बड़े भाई मेरे शायर थे, उनकी वजह से तो अच्छा माहौल मिला था। तो मैं इसके मालवी ज़बान के जो कवि सम्मेलन होते थे वो भी सुनता था, क्योंकि बड़े बड़े दिलचस्प या तो रूमानी नज़्में लिखी जाती थी या तंज़ मज़ाहिया लिखी जाती थी। और सुल्तान मामा उस ज़माने का एक बड़ा ज़बरदस्त मालवी का कवि हुआ करता था, जो आज भी है, बक़ैद हयात है जी। तो उनका मैं बड़ा आशिक़ था। तंज़ मज़ाह में और भी बहुत सारे लोग थे। तो इत्तेफाक ये है कि मुझे ये दोनों ही चीज़ें, जो जब शायरी की शुरुआत की मैंने, तो तंज़ मज़ाह से भी मुझे दिलचस्पी रही और कुछ रूमानियत भी, जो कि उम्र का तकाज़ा थी। उर्दू के अलावा जिन और ज़बानों से मेरा राब्ता रहा, मालवी के बाद फिर हिंदी, हिंदी के अलावा संस्कृत से तो उर्दू वाले बहुत दूर रहते हैं अमूमन। मेरे और दूसरे हम असर साथी जो हैं वो सब बहुत ही दूर रहे थे। लेकिन मेरे साथ ये हो कि मेरे बड़े भाई कालिदास में बहुत दिलचस्पी रखते थे और पद्म भूषण सूर्य नारायण व्यास उनके करीब तरीन दोस्तों में से थे, जो कालिदास पे अथॉरिटी माने जाते थे। कालिदास की सारी किताबें मेरे घर में मौजूद थीं और भाई को खुसूसी दिलचस्पी थी, मुझे भी दिलचस्पी पैदा हो गई। एक और दिलचस्प बात ये रही कि मेरे घर के करीब ही बाबूलाल शुक्ल शास्त्री रहा करते थे,
जो कि तकरीबन संस्कृत में 40 किताबों के मुसन्निफ़ हैं और जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तहक़ीक़ी काम संस्कृत ज़बान में किए हैं। तो इन बुज़ुर्गों से भी, फिर आचार्य शरीर निवास रत, इन सब से सीखा। तो इत्तेफ़ाक़ है कि इब्तिदाई से मेरे संस्कारों में जिसे कहा जाए कि उर्दू के साथ साथ और दूसरी ज़बानें भी मिलती चली गई। मराठी बोलने वालों की, जैसा मैंने बताया कि उस इलाके में 30% के करीब आबादी थी। मेरे बहुत सारे असतज़ा, मेरे बहुत सारे दोस्त, वो सब मराठी बोलने वाले थे। उनके घरों पे आना जाना होता था। मराठी से भी दिलचस्पी रही। और फिर इस पर एक और दिलचस्प बात ये हुई कि जब होश संभाला आज़ादी के बाद और स्कूलों में दाखिल हुआ, तो उस वक्त तक सिंध और पंजाब से लोग जो है उज्जैन में आकर बहुत सारे लोग बस गए थे। वो लड़के मेरे साथ पढ़ते थे, उनके घरों पे भी आना जाना था। तो इस तरह सिंधी से और पंजाबी से भी आशनाई हुई। लेकिन एक बुनियादी बात यह है कि मुख्तलिफ ज़बानों से दिलचस्पी मुझे बचपन से शुरू हो गई। सादिक साहब, इस मरहले पे भी सवाल मेरे जहन में आता है कि आप कितनी ज़बानें जान सकते हैं, चूँकि आपकी मराठी शायरी पर किताब है, हिंदी शायरी पर किताब है, सिंधी का एक रिसाला इमरोज़ है, उसमें आप लिखते हैं, हिंदी तो आप जानते ही हैं, आपने अभी मालवी ज़बान का जिक्र किया, संस्कृत का जिक्र किया। तो अगर हमारे नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए आप ये बता सकें कि आप कितनी ज़बानों में लिख पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं? 4-5 ज़बानें जी। और इत्तेफाक ये है कि एक बिल्कुल सही बात जो मैं अर्ज़ करने जा रहा था वो ये कि उर्दू और हिंदी ये बुनियादी ज़बानें हैं। अपने तख्लीक़ी इज़हार का ज़रिया मैंने इन्हीं ज़बानों को बनाया। और जब लिखना शुरू किया 1965 के आसपास, तो इन्हीं दोनों ज़बानों में तकरीबन एक ही साल 1965 में ही दोनों हिंदी, जब से मैं लिख रहा हूँ दोनों। अच्छा सादिक साहब, शुरू में आप सादिक मौला के नाम से लिखते थे। आपकी जो पुरानी नज़में हैं मैंने भी पढ़ी हैं, जो सादिक मौला के नाम से शायद होती थी, आपने फिर नाम तब्दील कर दिया, यानी तख़फ़ीफ़ कर दी, उसमें ये कहना चाहिए। हुआ ये था कि उस ज़माने में बिल्कुल इब्तिदाई जब ज़माना था, उसमें मैंने पहली मेरी जो तख्लीक़ थी एक ड्रामा था, वो मज़ाहिया ड्रामा था। और मेरा ख़्याल है कि 8वीं क्लास का तालिब इल्म था, वो मैंने ड्रामा लिखा और वो ड्रामा स्टेज किया गया मेरे स्कूल में। और वो ड्रामा जो था उसमें मुशायरों का और शायरों का खाका उड़ाया गया था। तो उनके लिए मुझे, चूँकि तंज़ो मज़ाहिया उसके जैसा कि बताया मैंने कि मालवी से मुझे दिलचस्पी थी, तो उसकी वजह से एक मिजाज वो बन रहा था। तो तंज़ो मज़ाहिया मैंने वो अशार जो है लिखना शुरू किए इब्तिदा में तंजुमा। और वो उस ड्रामे की खातिर भी, ड्रामे में चूँकि जितने शायरों को पेश किया गया था उनके सबके लिए मैंने खुद अशार लिखे थे, तो वो कहना पड़ा था। तो यहाँ से तंजुमा ज़ाहिया शायरी जो मकबूल हुआ, कई बार किया गया, मुख्तलिफ जगहों पर किया गया वो ड्रामा। तो फिर जो है मुझे लगा कि ये शायरी करना चाहिए। फिर इसी बीच जो है पैरोडी निगारी से आशनाई हो गई और मैं पैरोडियाँ लिखने लगा। और उस वक्त जैसा कि अमूमन होता था कि शायर के लिए एक तखल्लुस भी ज़रूरी होता था। तो तखल्लुस के तौर पर जो है हज़रत अली से अक़ीदत की वजह से या सैयद होने की वजह से या कुछ भी कह नहीं सकता अब मैं कि वो मौला लफ्ज़ जो है सादिक मौला, और वो कर दिया। मगर बाद में जो है कुछ लोग उसको सादिक मूली पढ़ने लगे उसका जो अरबी के स्टाइल में जो लिखा जाता था। तो मैंने जो है ये बहुत कम अरसे, यानी हाई स्कूल में जब था, सादिक मौला नाम से लिखना शुरू किया। लेकिन बड़ी शोहरत मेरी बहुत उसी नाम से हो गई। और जब ये सेकंड ईयर तक पहुंचा मैं, तो उस ज़माने में मैंने ये छोड़ दिया और उसके बाद से सिर्फ सादिक नाम से लिख रहा हूँ। और रेडियो के लिए आपने ड्रामे लिखे? जी जी। तो रेडियो के लिए आपने कितने ड्रामे लिखे होंगे और क्या थीम्स होते थे? रेडियो के लिए मैंने 70 से ज़्यादा ड्रामे लिखे। 70 से ज़्यादा। और ये ड्रामे जो है इसके ज़रिए हकीकत में ये कि पैगाम दिया जाता था उन लोगों के लिए जो सेहत और ज़िंदगी से मुताल्लिक़, वो हंसी मजाक में सारी बात कह दी जाती थी। तो ये मैंने लिखे थे गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। और ये 12 ज़बानों में मैं लिखता था, बुनियादी तौर से हिंदी में ये 12 ज़बानों में उसके तर्जुमे होते थे। और ये जो है पूरे मुल्क में जो है रेडियो पर पेश किए जाते थे। मुझे आपका एक शख्सियत का एक पहलू बहुत मुतासिर करता है कि आप पेंटिंग भी करते हैं, तस्वीर भी करते हैं। और मुझे मखदूम का वाक़या याद आता है कि जब किसी आर्टिस्ट ने उससे कहा था कि मैं सारी उर्दू शायरी को पेंट कर दूंगा। जी जी, मोहम्मद बिन नक्श ने कहा था वो। तो मखदूम ने कहा था कि पंखड़ी गुलाब की सी को कैसे पेंट करोगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप शायरी और पेंटिंग में, मुसव्विरी में किस सिन्फ को एक तो मुकम्मल समझते हैं, आपके समझते हैं कि तरीक़ा इज़हार किस में मुकम्मल तौर से कर सकते हैं आप, या लगता है कि कुछ चीज़ आप पेंटिंग में बेहतर तरीके से कह सकते हैं, कुछ शायरी में कह सकते हैं, कुछ अफसाने में कह सकते हैं? ड्राइंग बनाने का, मुसव्विरी का शौक़ ये भी बचपन से की देन है मेरी। और जब मैं तस्वीरें बनाने लगा तो मेरे नाना जान जो है काफ़ी सख्त मिजाज थे, मजहबी आदमी थे। तो उन्होंने जो है बुला के कहा
कि अल्लाह मियाँ के यहाँ दुर्रे लगाए जाएंगे तुम्हें और दोज़ख का कुंडा बनोगे, क्योंकि वहाँ कहा जाएगा कि इसमें जान डालो और जान नहीं डालोगे तो तुम्हें दोज़ख में डाल दिया जाएगा। आप किस मीडियम को मुकम्मल समझते हैं और अपने लिए ज़्यादा बेहतर समझते हैं? शायरी को या पेंटिंग को? बिलाशुबा वो शायरी ही है, क्योंकि मुसव्विरी में हर चीज़ दिखलाई नहीं जा सकती। और शायरी में जिस तरह जज्बात का इजहार किया जा सकता है, इससे शायरी से ऊपर तो कोई चीज़ है ही नहीं कि जिसमें हर किस्म के ख़यालात, हर किस्म के जज्बात और बिलखुसूस जज्बात को ज़बान अता करने में, लफ्ज़ देने में शायरी का जवाब नहीं। और वहाँ मुसव्विर जो है वो घुटने टेक देता है। ये मेरा अपना तजर्बा है। लेकिन ज़रा एक बात में इशारा करना चाहूँगा, बात एक कि हमारे यहाँ यानी अमूमन ये देखा गया कि जो टॉप के शायर थे उन्होंने मुसव्विरी भी की, जिसे टैगोर को लीजिए आप। जी। हमारे यहाँ कश्मीर के जो बने मायानाज मुसव्विर जिन्हें कहना चाहिए, गुलाम रसूल संतोष शायरी भी की और ये मुसव्विरी भी की। अमूमन उनसे जब गुफ्तगू हुई तो वो यही कहते रहे कि शायरी से हमारी एक तरह की प्यास बुझती है, लेकिन मुसव्विरी जो है वो हमारे जहन को और बालिदा करती है। आपका क्या? हाँ, ये उनका ख्याल था। मेरा ये था जो अर्ज़ में करना चाह रहा था, बात बीच में रह गई। मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मुसव्विरी में हम दिखा सकते हैं और जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती, और लफ्ज़ उसका बदल हो ही नहीं सकते, क्योंकि लफ्ज़ भी एक ऐसा मकाम आता है कि जहाँ इज़हार माज़रत कर देते हैं। इसी तरह कई जगह ये होता है कि मुसव्विर जो है रंगों में वो बात नहीं आ पाती। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं कि जो लफ्ज़ों में नहीं कह पाता, तो मैंने कोशिश की कि वो अपने पेंटिंग्स के ज़रिए से मैं पेश करूं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने नज़में भी लिखी जी, गज़लें भी लिखी जी, इन दोनों इसनाफ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? दूसरी सवाल मेरा ये है कि क्या हिंदुस्तान में आजकल जो गज़ल कही जा रही है, आप उससे मुतमईन, आप समझते हैं कि तख्लीकी एतबार से हम इतनी ही मुतमव्विल है जैसे थे? एक तो नज़्म और गज़ल के बारे में आपने कहा, तो नज़्म का एक बहुत अच्छा दौर गुजर जाने के बाद जब हम जैसे लोग नज़्म लिखने लगे तो उस वक्त तक जो है कुछ नए रास्ते बचे नहीं थे। नतीजे के तौर पर नसरी नज़्म की तरफ गए, तजुर्बात बहुत हुए, और ये हकीकत में ऐसा अफरा तफरी का दौर रहा कि जिसमें नए से नए तजुर्बे करना, नई राहें जो है इख्तियार करना, इसकी मुसलसल कोशिशें की गई। अहमद हमेश मेरे दोस्त थे, उन्होंने भी काफ़ी कोशिशें की, मैंने की, और कुछ और लोगों ने इस तरीके से की। इसी तरीके से गज़ल में नई लफ्ज़ियात लाने के लिए बहुत कोशिश की गई कि गज़ल का जो एक बंधा टका अंदाज़ है उससे अलग किस्म की गज़लें कही जाए। मिसाल के तौर पर जब हमने उस ज़माने में 1960 की दहाई थी, 67-68 वगैरह में, जब मैंने कुछ गज़लें कहीं तो उसमें एक शेर इस किस्म का आ गया था कि चहार सिमत गमों का मोहित सहरा था, मैं टार्ज़न की तरह जिसके बीच रहता था। तो जब मैंने ये शेर सुनाया एक महफिल में तो लोग हंसने लगे, और मैं जो है बड़ा भौचक्का सा रह गया ये सोचकर कि ये तो बहुत ही संजीदा शेर है कि उसमें टार्ज़न की जो तन्हाई है कि वो जो है उनके तयूर और वहूश के दरमियान, जानवरों के दरमियान पड़ा है, जंगल में रहा है और पला है, और इंसानों से जो दूर रहा है, उसके पास उसकी अपनी ज़बान भी नहीं है। तो उस तरीके से एक ज़िंदगी जो है वो मैं कन्वे करना चाहता था उससे, लेकिन उसकी बजाय लोग उमूमन ये हुआ कि उसको उस पर हंसते रहे, बल्कि कुछ नाक़दीन ने ऐसे जो है गज़ल की पैरोडी के तौर पर या एंटी गज़ल के तौर पर पेश किया, जबकि एंटी गज़ल नहीं थी। इसी तरह मेरा एक अर्ज़ कर रहा हूँ, एक और शेर था मेरा कि ये बूढ़ी नस्ल जबकि तुम्हें मानते नहीं, अपने बदन में इसका लहू ढो रहे हो। इस शेर के साथ भी लोगों ने सलूक किया। यहाँ मैं ये कहना चाहता था, उस ज़माने में बात हो रही थी रिवायत की, और रिवायत को तोड़ने की बात भी बड़े ज़ोर शोर से की जा रही थी। तो मैं जो है मैं ये कहना चाह रहा था कि उससे हम बच नहीं सकते। रिवायत तो हमारे खून में सरायत की जाती है, जिसको हम जो है उससे ना छुटकारा पा सकते हैं ना उसको बदल सकते हैं। नहीं, मेरा सवाल अब ये है आपसे कि आपका जो पहला मजमू आया था ग़ालिबन दस्तखत था, जो अब कहीं आप लाए भी नहीं हैं आज, उसके बाद दूसरा ये गर्दालूद गज़लें, तो उसमें खास लबो लहजा था इब्तिदाई गज़लों में आपका, जो मुझे लगता है आप जिसमें तजुर्बे कर रहे थे, और कहीं शायद उनकी तजुर्बों की नाकामी का आपको एहसास है जो बाद में आपने तब्दील किया लबो लहजा, ख़ासतौर से किसका शराब लग गया और इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल करते थे जो अब नहीं कर रहे अब की गज़ल में आप।
तो उस तजुर्बे की या टार्जन वाले तजुर्बे की नाकामी का रद्द अमल है, या आप ये सोच रहे हैं कि वो तजुर्बे का वक्त खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत लोगों ने, जिसमें सारे अपनी शामिल हैं, आदिल मंसूरी भी शामिल है, मोहम्मद अलवी भी हैं और बशीर बद्र भी हैं, अब सबके यहाँ रवायत की तरफ वापसी का एक रुझान देखा मैंने। तो आपके यहाँ भी कुछ नज़र आता है मुझे नहीं लगता कि मैंने जो तजर्बे गज़लों में किए थे वो नाकाम रहे हों, क्योंकि मेरी जो पहली गज़ल थी आईना में छपी थी, जो मुंबई से ज़ोए अंसारी साहब ने निकाला था, तो उन्होंने मेरी गज़ल और आदिल मंसूरी की एक गज़ल शाया करते हुए उस पर पूरा एडिटोरियल लिखा था उन्होंने, और ये लिखा था कि इस बार इस दो गज़लें इस ढप की जा रही हैं जिन्हें देखकर पुरानी गज़ल का इबरतनाक अंजाम आंखों के सामने आ जाता है। और आखिर में उन्होंने कहा था कि मैं इस मसले को लाकर चौराहे पर लाकर शायर और उसके पढ़ने वालों के दरमियान छोड़ता हूँ। और उसमें जो है एक शेर ऐसा था, रोज़े अज़ल से दोनों हाथ लकीरों से खाली हैं, रोज़े अज़ल से दोनों हाथ लकीरों से खाली है, मेरे हाथ कलम था कातिब किस्मत कैसे लिखता, ये शेर कहा था। उस वक्त तक खालिद साहब उर्दू शायरी में कहीं भी गज़लों वगैरह में कहीं भी हाथ की लकीरों का जिक्र किसी और ने नहीं किया था। इसी तरह दूसरी जो गज़ल थी मेरी वो था, दरवाजे को पीट रहा हूँ, पैहम चीख रहा हूँ, अंदर आकर खुल जा सिमसिम कहना भूल गया हूँ। ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी हज़रत इंसान की मैंने उसमें पेश की थी। अब इसको उस तरह से समझा नहीं गया, और वो खुलजा सिमसिम लफ्ज़ लेकर बाद में लोग दौड़ पड़े और फिल्मी गानों में भी आते रहे, सब कुछ आते रहे, लेकिन मुझसे पहले इस लफ्ज़ को इन मानों में मैं समझता हूँ किसी और ने इस्तेमाल नहीं किया था। जी, दूसरी बात मैं आपकी तनकीद से मुताल्लिक़ कहना चाहता हूँ कि आपने तरक्की पसंद अफसाने पे अपनी तहक़ीक़ी काम किया है। अब तरक्की पसंद तहरीक का वक्त गुजर गया है, मेरे ख्याल से तंजीम भी ख़त्म है, अब तहरीक भी ख़त्म है, लेकिन वो सही वक्त आ गया है कि हम ये एहसास करें कि उसने क्या खोया, हमने क्या पाया। आप क्या समझते हैं कि तरक्की पसंद हो एक तरह से कि उर्दू को कितना फ़ायदा पहुंचा और कितना नुकसान पहुंचा? देखिए साहब, मैंने काम किया तरक्की पसंद अफसाने पे, और तरक्की पसंद अफसाना जो है उस पर अगर पूरी तारीख पर नज़र डालें तो हमें लगता है कि वो दौर जो है उर्दू अफसाने का सुनहरी दौर है। ये ठीक है, हम कहते हैं कि तरक्की पसंदी का दौर जो था, या वो तरक्की पसंद तहरीक का जो दौर था कहना चाहिए, किसी तरह से वो तमाम हुआ या इख्तिताम पजीर हो रहा है। मगर इसके बावजूद ये भी तो सोचना है कि कुछ चीज़ें ऐसी तरक्की पसंद तहरीक ने दे दी, तरक्की पसंदी ने दे दी, जिनसे हम इनकार भी नहीं कर सकते, बल्कि अपना सरमाया जानेंगे। कि जहाँ तक अफसानों का ताल्लुक़ है तो अफसानों का, उर्दू अफसाने का सुनहरी दौर वही रहा है जो तरक्की पसंदी का दौर है। और उस ज़माने में हमारे जो फिक्शन है उसने दूसरी और जगहों पर भी वो रिफ्लेक्ट किया। मिसाल के तौर पर उस ज़माने में जो फिल्में लिखी गई, तो उन सारी फिल्मों में जो है ये अफसानों में जो हमें एक पढ़ा लिखा नौजवान आता था, नज़र आता था, जो शायरी में फैज़ की शायरी में भी मिलता है, और वो नौजवान उसके लिए, आवाम के लिए, आम लोगों के लिए दर्द रहता था एक, और वो इस दुनिया को बदल देने की, जो अमीरों और गरीबों के दरमियान, एक इंसान और इंसान के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज पैदा करती हैं, उसको पाट देना चाहता है। और जो मज़लूमों का हमदर्द था, ऐसा एक नौजवान उभर के आया था। वो हमें फ़िल्मों में भी मिलता है, वो हमें अफसानों में भी मिलता है, वो हमें नज़्मों में भी मिलता है। मजमूई तौर पर तरक्की पसंद अफसाने ने शायरी को भी बहुत कुछ दिया। अब देखिए फैज़, जहाँ मंटो और बेदी और इस्मत और नदीम और कृष्णचंद्र जैसे अफसाना निगार हुए हैं, और वहीं जो है फैज़ जैसे बड़े शायर पैदा हुए हैं। और इसके अलावा शायरों की किसी तरीके सरदार जाफरी और कैफी आज़मी तक एक बहुत बड़ी, ये समझिए कि रिवायत कहकशां मिलती है हमें। और एक और चीज़ जो है, अगर हम तनकीद पे नज़र डालें तो तनकीद जो है, जो तरक्की पसंद तनकीद थी, उससे इख्तिलाफात हम कुछ मामलात में करेंगे, लेकिन मजमूई तौर पर तरक्की पसंद तनकीद ने जो है उर्दू ज़बान में तनकीद निगारी को बड़ी तक़वियत पहुंचाई है। उसकी बुनियाद गुज़ारों में यही लोग रहे हैं एक तरीक़े से हाल ही के बाद, कि जिन्होंने तनकीद को मायार अदा किया कुछ। यानी कहीं कहीं इंतहा पसंदी के बावजूद, इंतहा पसंदी के बावजूद, इंतहा पसंदी इसलिए ज़रूरी समझता हूँ मैं कई जगह, और उसको नज़रअंदाज करते हैं कि गलत बात होती है तो आगे जाके खुद अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, लोग उसको रद्द कर देते हैं। लेकिन बहुत सारी जो खूबियाँ हैं, मिसाल के तौर पर उन्होंने अपने माजी के विरसे को जिस अंदाज में देखना शुरू किया, वो बड़ा तरक्की पसंद तनकीद का बड़ा काबिल क़द्र काम है वो। इसके बाद एक और ये चीज़ है कि तरक्की पसंद राइटर्स ने जो है नई असनाफ को भी गले लगाया उन्होंने, और जो लिखना शुरू किया। अब जैसे तंज़ुमदाह की बात करें तो कन्हैया लाल कपूर वगैरह जैसे कहाँ हैं, बड़े बहुत उन्होंने तो ऐसा किया ना कि वो
नहीं फिक्र बिल्कुल, तौसीफ़ समाज का जो है जी। एक तरह से वो तो पोस्टमार्टम भी कर दिया और मजमूई तौर पर तजावीज़ भी तरक्की बनाए, पसंद तहरीक ने रास अगर नहीं तो बिलवास्ता उर्दू अदब को एक बड़ी इनकलाबी तब्दीलियों से रोशनास कराया, इसमें कोई शुबा नहीं। और उर्दू अदब की तरक्की में बहुत बड़ा उसका तरक्की पसंद तहरीक का हाथ है, रहा तरक्की है। पसंद। अब इत्तेफाक है कि जब जिस ज़माने में इसकी मुखालिफत शुरू हुई जदीदियत के साथ ही, तो उस वक्त तक तरक्की पसंद ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन जदीद नक्कादों ने अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए उनके लिए एक टारगेट दुश्मन ज़रूरी था, तो उन्होंने उसको बनाए रखा, जबकि वो तहरीक थी ही नहीं, यानी मुर्दा घोड़े पर हंटर बरसा रहे थे वो लोग, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन जदीदियत ने इसके बाद उसने फिर जो है अपनी सी कोशिश की। मगर एक बात इसमें यह रही जिसका मुझे हमेशा अफसोस रहता है कि तरक्की पसंदों के ज़माने में आम आदमी भी किताबें पढ़ता था, रिसाले पढ़ता था, अफसाने पढ़ता था, शायरी पढ़ता था और इन चीज़ों से वाकिफ़ रहता था, अपने राइटर्स को जानता था, वो जानता था। जदीदियत के दौर में ये हुआ कि जो अलामती अफसाने लिखे गए और ऐसी नज़में लिखी जाने लगी, कारी दूर हो गया, बेवकूफ़ कहा गया, तो हाँ, वो कारी दूर हो गया। और एक बहुत बड़ा नुकसान उर्दू ज़बान का और उर्दू अदब का ये हुआ कि उर्दू मुसन्निफ़ीन से, उर्दू शायरों से कारी छिन गए। क्या सादिक साहब आपको ऐसा नहीं लगता कि जदीदियत के ज़माने में गज़ल को फ़ायदा पहुंचा? चूँकि गज़ल किसी न किसी हद तक यानी या तो वो ऐसी गज़लें थी मजरू और फैज़ की जो थी रिवायत की गज़ल, और तरक्की पसंद नक्काद उनके तरक्की पसंदाना तशरीह कर रहे थे, वरना या ऐसी थी कि ये तो कोई हिटलर का है चेला मार लो साथी जाने ना पाए। लेकिन जदीद दौर में बहैसियत मजबूरी गज़ल को फ़ायदा पहुंचा। जी, ज्ञानचंद जैन ने लिखा है कि अगर मुझे किसी तनहा जजीरे पे छोड़ दिया जाए तो मुझे सन 60 के बाद की गज़ल सबसे ज़्यादा रास आएगी। जी। और मेरा ख्याल भी यही है कि हमारे शायरी में बहुत ज़्यादा नए शायर पैदा हुए और बहुत अच्छी गज़ल हमारे सामने आई। मगर सन 60 की गज़ल में जो है उससे आप फैज़ को कैसे निकालेंगे? नहीं, निकालने की बात नहीं है, और असल में मौज़ूआत का जितना फैज़ का तनव्वुर मतलब फैज़ का जदीद मतलब गज़ल ये को कि नसीब हुआ, फैज़ आज के साथ भी जुड़े उसकी हुए अहमियत थे है। और वो माजी के साथ भी, हाँ, वो रिवायत के साथ भी, और यही चीज़ जो है रिफ्लेक्ट की बाद में जदीद लोगों के पास। जब जदीद लोगों के पास मैं खुद उन्हीं में से रहा हूँ और अब भी हूँ, क्योंकि मैं बाकायदा तरक्की पसंद तहरीक के साथ तो रहा नहीं था, चूँकि उस वक्त तक ख़त्म हो चुकी थी। जदीदियत की तहरीक के साथ में रहा, शोहरत भी मेरी सारी उसी से रही थी। और उस पर PhD के लिए जो काम किया था अफसाने पर, तरक्की पसंद अफसाने पे, वो इसलिए किया था कि जदीद अफसाने पे करना मेरे बस की बात नहीं थी, अलामात वगैरह उन सारी चीज़ों को समझाना करना। अच्छा, एक बात खास तौर से आपने शायरी भी की, आपने अफसाने भी लिखे, आपने डॉक्यूमेंट्रीज भी लिखी, दस्तावेजी फिल्में भी लिखी, बल्कि उस ज़माने में जब अभी ये इतना नहीं था टेलीविज़न का, उस ज़माने में आपने एक ही चैनल हुआ करता था, एक ही चैनल हुआ करता था। बहुत लेकिन एक बात मैं आपसे दरियाफ्त करना चाहूँगा अपने नाजरीन की दिलचस्पी के लिए, ज़ाहिर है कि वो जानना चाहेंगे कि एक आदमी जब मुख्तलिफ काम करता है, कोई एक ख़ास काम उसका वो होता है जो वो दिल से करता है, एक ख़ास काम कोई वो होता है जो वो दिमाग से करता है, और एक और काम होता है जो ज़रूरत से करता है। तो आप बताइए कि आपकी मरगूब जो हैं मरगूब खातिर तहरीरें वो नस्र में हैं या नज़म में? आपने कहा आप किसको ज़ाती तौर पे तरजीह देना चाहेंगे? वो नस्म में ही, शायरी में ही, क्योंकि बुनियादी तौर पर शायर हूँ मैं, और ये जो नस्र में जो कुछ काम किया ये पेशा वाराना ज़रूरतों के तहत किया है। मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं ये चाहता था कि पेंटिंग इसलिए सीखी थी मैंने कि मैं इसको अपना कैरियर पेंटिंग को बनाना चाहता था, और अदब को मैं अपना शौक़ रखना चाहता था। लेकिन जो है इसके बरक्स मामला हो गया कि ये जो है मैंने जैसे ही MA पास किया तो 15 दिन के अंदर अंदर मैं लेक्चरर बन गया, सर्विस हो गई मेरी, और फिर पेंटिंग से मेरा दूर होता गया, दूर होते गए। हाँ, लेकिन फिर भी उसको मुकम्मल तौर से कभी नहीं छोड़ सका। अब भी जो है मैं बनाता हूँ, और आपने देखा होगा कि उर्दू के रसाइल वगैरह में और इसमें किताबों में सरवरक के ज़रिए से उसके मैंने कॉमर्शियल नहीं किया काम, जो भी काम किया वो शौक़ के लिए किया, पैसे के लिए सिर्फ एक काम सर्विस करता रहा हूँ। बाकी जितने भी काम किए मैंने सब शौक़ के लिए किए हैं, और ये शौक़ जो है अलग अलग उसमें बदलते रहे हैं। कुछ दोस्त कहते हैं कि पारा सिफती है, तो किसी एक ही फील्ड में काम करना था। मैंने कहा क्यों करना था, मुझे मेरा जी चाहता पेंटिंग करूँ तो पेंटिंग करता, जी चाहता पैरोडीज लिखूँ तो वो लिखना शुरू कर देता हूँ, जी चाहता गज़लें लिखूँ तो गज़लें। और बहुत सी बार जब कलम उठाता हूँ तो मुझे उस वक्त तक ध्यान ही नहीं रहता कि मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ या उर्दू में लिख रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से भी। अच्छा सादिक साहब, ये कहा जाता है कि आपने हैदराबाद में कुछ दिनों बाकायदा पेंटिंग को, मुसव्विरी को अपना पेशा बनाया। हाँ, औरंगाबाद में था, औरंगाबाद जी जी, कुछ दिनों आप बाकायदा तरह से पेशा अपना लिया था। अच्छा, जहाँ तक तंज़ व मिज़ाह की ताल्लुक़ है,
अभी भी हिंदी के कुछ अखबारात में, दैनिक भास्कर में कहेंगे आपकी तंजिया मजाहिया गज़लें नजर आ हाँ, जाती वो हैं। एक बार ये हुआ था कि 1999 से मैंने शुरू किया था और मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल खुल कर के जो है आज के ज़माने पर जो कुछ लिखा जाए तो संजीदगी से बात नहीं बनेगी, बल्कि इस पे जो है तंज के ज़रिए से, तो तंज को वो अपने आप ही कुछ इस किस्म की गज़लें हो गई। जैसे आसपास की जो चीज़ें, अस्पतालों की अदा कुछ और है, कुछ मरज़ है और दवा कुछ और है, तो इस किस्म की हुई। उन दिनों मुझे कमलेश्वर से एक प्रोग्राम में, रेडियो प्रोग्राम में मुलाकात हुई, कमलेश्वर जी से बातचीत हुई, तो कहने लगे क्या कर रहे हैं आजकल। मैंने कहा इस तरीक़े से ये लिख रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा भाई दैनिक भास्कर का एडिटर हूँ मैं और इसमें हर हफ्ते एक लिख के दे सकेंगे आप। मैंने कहा बहुत सारी लिख रखी हैं, दे दूँगा मैं, क्या है। तो हर हफ्ते इस तरीके से वो छपते रही वो उसमें, क्योंकि उस ज़माने में दैनिक भास्कर 5 उससे स्टेट से निकलता था और 17 लाख छपता था। अब एक अखबार को कितने लोग 17 लाख का अखबार छपते थे, तो इस तरह बहुत बड़ी मुझे रीडरशिप मिली। और इन लोगों ने फिर चाहा मुझे कि कवि सम्मेलन वगैरह में बुलाएं, तो लेकिन ये कि वो मैंने तौबा की। बहरहाल ये लोग भी थे, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा वगैरह, ये उर्दू वालों से बहुत करीब थे, बहुत करीब थे ये। बहरहाल सादिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपसे गुफ्तगू में बहुत लुत्फ़ आया। उम्मीद है हमारे नाजरीन ने भी इस गुफ्तगू से लुत्फ़ लिया होगा और कुछ ना कुछ हम सबके इल्म में इजाफा हुआ। और अब इजाज़त चाहते हैं, अगले एपिसोड में फिर एक नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। याद माज़ी की ख्वाब फरदा का, सूरत शौक़ आँख में भर ले। आप अपने को जानने के लिए आके फिर कुछ मुकालमा